हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर स्टडी पॉइंट। स्वागत है प्यारे बच्चों। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि अर्थशास्त्र का, इसके कल के पेपर के लिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि कल यानी कि 19 मार्च 2025 को इकोनॉमिक्स का आपका जो बोर्ड का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है ना। और इसकी तैयारी के लिए वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके समझा रखा है। यहां तक कि इकोनॉमिक्स की आपकी जो दोनों ही बुक्स हैं, ठीक है, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको समझा रखे हैं। लेकिन आप सभी बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर जी कल के पेपर के लिए आप हमें दूसरा सैंपल पेपर भी अच्छे से सॉल्व करके समझा दीजिए, ताकि हमारे एग्जाम की जो प्रिपरेशन है, जो प्रैक्टिस है, और अच्छी हो जाए, और साथ ही साथ हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पता चल जाएं जो हमारे बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इसी डिमांड पे इस वीडियो में हम सैंपल पेपर सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को क्लास 12th के आपके इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के बोर्ड के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से एग्जाम कीजिएगा, काफी अच्छी प्रिपरेशन हमने कर ली है। ठीक है, तो देख सकते हैं आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरीके का रहेगा, आपको कोई भी एक सेट मिल जाएगा। और रही बात पेपर के पैटर्न की, तो जैसे आपके पास में 2 किताब हैं, वैसे ही पेपर में 2 खंड होने वाले हैं। खंड का रहेगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, और खंड का रहेगा भारतीय आर्थिक विकास का यानी कि इंडियन इकोनॉमी वाला। ठीक है, अब देखो पेपर के अंदर ना खंड का के अंदर आपके 10 MCQ होने वाले हैं, और खंड खा के अंदर आपके 10 MCQ होंगे। कुल मिला के 20 MCQ पूरे पेपर में है। 3 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके इसमें होंगे। 4 नंबर के आपके 6 लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में, 4 नंबर के 3 क्वेश्चन सेक्शन बी में, और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होंगे। तो 6 नंबर के आप देखेंगे यहाँ पे 4 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, और 6 नंबर मतलब इसमें 2 होंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसमें भी 6 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, तो अब ध्यान से सुनो, ये जो पेपर है ना, इसे हम 2 वीडियो में समझेंगे। ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें हम खंड का यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा समझेंगे, और इंडियन इकोनॉमी के लिए हम पार्ट 2 का वीडियो बना देंगे। ठीक है, एक बार इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप सभी अपने पेपर के पैटर्न को यहां से देख सकते हैं। सेक्शन ए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, और सेक्शन बी आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का होगा, जिसमें से सेक्शन ए को इस वीडियो में समझेंगे और बी के लिए पार्ट 2 का वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सैंपल पेपर के पार्ट 1 की वीडियो को। आर यू गाइस रेडी? तो चलिए शुरू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, आज के इस पेपर का जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में कहें तो खंड आ है हमारा, प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, वो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनो, सेक्शन ए के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट MCQs को। ठीक है, तो आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जिन भी MCQ क्वेश्चन को अभी हम समझेंगे, आप सभी बच्चे भी उन MCQ क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले जरूर अपने मन ही मन जरूर सोचें कि सर जी ये वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का ना ये आंसर सही होगा, ये वाला सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो मैचिंग कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी MCQs की भी। ओके बच्चों, तो आ जाइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें 2 कथन दिए गए, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। ओके, कथन 1 कहता है किसी भी देश की जो आर्थिक सीमा है, इसकी परिभाषा दी गई है। तो आर्थिक सीमा यह सरकार के द्वारा प्रशासित वह भौगोलिक सीमा होती है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, पूंजी का स्वतंत्र प्रभाव, अर्थात आर्थिक सीमा के अंतर्गत क्या होता है कि ये सरकार के द्वारा, किसी भी देश की गवर्नमेंट के द्वारा प्रशासित यानी कि शासन किया जाने वाला एक भौगोलिक एरिया होती है, एक बाउंड्री होती है, जिसमें व्यक्तियों का, वस्तु का, पूंजी का प्रभाव होता है। ठीक है, कथन 2 क्या है? अब राजनीतिक सीमा की बात आती है। तो राजनीतिक सीमा में समुद्र, हवाई सीमा, विदेशों में स्थित किसी देश के दूतावास, ठीक है, एम्बेसीज जो होती है, जैसे क्या नाम है, भारतीय दूतावास जो किसी देश में, लाइक अमेरिका में हो गया, ठीक है ना, तो ये राजनीति में आ जाता है। वाणिज्यिक दूतावास हो गए, यानी कि ट्रेड को लेके हो गए, कोई सैनिक प्रतिष्ठान हो गए, या राजनयिक भवन हो गए, ये सारी चीजें तो किसमें आती हैं? राजनीतिक सीमा में। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? आर्थिक सीमा और राजनीतिक सीमा, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, इसी प्रकार से जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, वहां से देख लीजिए, एक तरफ बात की जा रही है आपकी इकोनॉमिक बॉर्डर की और दूसरी तरफ पॉलिटिकल बॉर्डर की, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है ना, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, बहुत ही आसान है। वह निवेश जो लाभ कमाने की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, जिसका आय से सीधा संबंध होता है, यानी कि
इट इज एन इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विथ अ मोटिव टू मेक प्रॉफिट विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इनकम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है प्रेरित निवेश। यानी कि जब आपको कोई प्रेरित करता है निवेश करने के लिए कि एक काम करना, तो पैसा थोड़ा इसमें लगा दे, ठीक है, तेरे को इसका इतना जो है ना रिटर्न मिलेगा। तो क्या क्या कहा गया यहाँ पे, लाभ कमाने की भावना से प्रेरित होकर निवेश किया जा रहा है, ठीक है, जिससे हमारी आय का इससे सीधा संबंध है ना, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन, अब ये देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं हमारी जो वास्तविक आय है वो है 200 करोड़ रुपए, ठीक है, और कीमत सूचकांक है हमारा 135। तो अब हमें निकालनी है मौद्रिक आय। बहुत ही आसान है बच्चों। मौद्रिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मौद्रिक आय के लिए जो हमारी वास्तविक आय है हम उसको कीमत सूचकांक से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो हमारी मौद्रिक आय निकालने के लिए क्या बोलेंगे, जो हमारा वास्तविक आय है वो कितना है बच्चों, 200 करोड़। तो हमने लिख दिया 200 करोड़, इनटू में कीमत सूचकांक करना है, तो कीमत सूचकांक 135 है, तो हमने इसको 135 कर दिया। अब इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, अब 135 का इसे क्या नाम है गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 270 हो गया। बस निकल गया हमारा आंसर। तो कितना हो गया हमारा मौद्रिक आय, 270, ठीक है। वही मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक आय कैसे निकालना है, तो वास्तविक आय निकालने के लिए आपका जो मौद्रिक आय है उसको आपको इस प्रकार से लिखना है, मौद्रिक आय बटे में कीमत सूचकांक इनटू में 100, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है जब आपकी वास्तविक आय आ जाती है। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए कि आपको जो है ना रियल इनकम निकालनी है, तो ये आपकी 270 आएगी। अब कैसे आएगी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी मुद्रा की मांग का स्रोत नहीं है। अर्थात जब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा सोर्स है जो कि फॉरेनर जो एक्सचेंज है इसकी डिमांड पर बेस्ड नहीं है, तो मान लेते हैं सबसे पहला क्या है, शेष विश्व में पर्यटन, तो ये भी सही है, ठीक है। विदेशों में निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट करना है अब्रॉड में, तो इसके लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। उधार लेते हैं यानी कि उधार लेने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए, लेकिन आयात करना है तो विदेशी मुद्रा चाहिए नहीं चाहिए होती है, ठीक है। विदेशी मुद्रा मांग की स्रोत कौन सा नहीं है, आयात, ठीक है। इंपोर्ट एक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो बच्चों क्वेश्चन 5 जो है ना, इसमें आपके ये कह सकते हैं कि एक 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है बच्चों, सरकार बजट का आय का पुनर्वितरण उद्देश्य के रूप में, यानी कि जो सरकारी बजट होता है ना, सरकार जो भी बजट पेश करती है उसे सरकारी बजट बोलते हैं, तो इसका आय का जो पुनर्वितरण है ये उद्देश्य के रूप में होता है। अब कैसे कैसे, तो सबसे पहला, अर्थव्यवस्था में आय व धन की असमानता को कम करने हेतु ये एक उपयोग माध्यम है। अर्थात हमारे देश में देखो अमीर भी बहुत ज्यादा है और गरीब भी बहुत ज्यादा, तो ऐसे में ये जो खाई है ना अमीर गरीब की, तो ऐसी असमानता को कम करने के लिए ये सरकारी बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सरकार जो है वो अपनी कार्य नीति, सार्वजनिक व्यय जैसे कि उपकरणों में अपेक्षित परिवर्तन करती है, यानी कि वो अपनी जो कर नीति होती है टैक्स वगैरह और जो इनके सार्वजनिक व्यय होते हैं इनमें थोड़ी सी ढील दे देती है, थोड़ी कमी कर देती है असमानता को खत्म करने के लिए बजट के द्वारा। दूसरा, अमीरों पर ये अधिक कर का भार डाल देती है और उनकी संपत्ति को कम भी कर सकती है, क्योंकि देखो अमीरों पे अगर थोड़ा टैक्स भी लगा भी दोगे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास तो अंधा पैसा आ रहा है। ओके, गरीबों के कल्याण पर किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय वृद्धि, यानी कि जो गरीब लोग हैं ना इनके कल्याण के लिए जो पैसा खर्च किया जा रहा है उस पर थोड़ी सी वृद्धि करना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें सही हैं, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, ये सारी की सारी बातें यहाँ पे बिल्कुल भी सही हैं। ओके, इसी प्रकार से इंग्लिश में देख लेंगे आप यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, तो ये आपका पॉइंट है और आप इस पॉइंट को इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ बताओ बच्चों कि जो बजट नीतियां होती हैं इनको कौन क्रियान्वित करता है भारत में, तो सिंपल सी बात है, जब हम बजट नीतियों की बात कर रहे हैं तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है यानी कि वित्त मंत्रालय जो है यही तो लागू करेगा, है ना। बहुत ही सिंपल हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 7, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आय विधि के विषय में सत्य नहीं है। तो आय विधि के बारे में यहाँ पे 3 बातें बिल्कुल सही है, इवन 4 भी हो जाएंगे, जो गलत होगी ना उसको सही कर देंगे। ओके, तो ध्यान से सुनो, देखो आय विधि के अंतर्गत स्व उपभोग के लिए उत्पादित वस्तुओं का धारित मूल्य सम्मिलित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, स्व उपभोग के लिए क्या करते हैं, जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं इनका धारित मूल्य सम्मिलित किया जाता है। दूसरा, पूंजीगत लाभ को इसमें हम सम्मिलित नहीं करते हैं आय विधि के अंतर्गत,
और तीसरा, कर्मचारित का पारिश्रमिक सम्मिलित में किया जा सकता है, लेकिन हस्तांतरण आय को सम्मिलित करना ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम इज इंक्लूडेड, इट इज नॉट द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द इनकम ऑफ लॉ। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है कि किस विकल्प में निवेश गुणांक का मूल्य उच्चतम होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प है भाई जिसमें निवेश गुणांक उच्चतम होगा? तो ये होगा एमपीसी, जब एमपीएस से कम होगा, मतलब एमपीएस से ज्यादा होगा बेसिकली, तब होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका जो है ना ये डी वाला, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, अब यहाँ पे पूछा गया बच्चों, प्रत्यक्ष कर वह कर है जो लगाया जाता है, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स है ना, वो डायरेक्ट टैक्स किस पे लगाया जाता है? तो जैसे देखते हैं, सबसे पहला वस्तुओं पर बिक्री कर। एग्जाम्पल के लिए आपने 5 रुपए का एक बिस्किट खरीदा, तो उस बिस्किट पे आपका 28% टैक्स भी लग रहा है। ठीक है, अब वो टैक्स क्या आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली दे रहे हो? नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप दे रहे हो बिस्कुट वाली कंपनी को, और वो कंपनी का जितना टर्नओवर बनता है उस हिसाब से वो देती है गवर्नमेंट को। तो ये क्या होगा? अप्रत्यक्ष हो गया। वस्तुओं का उत्पादन, आपने जो भी वस्तु उत्पादित की है आप उसको मार्केट में बेचते हो, फिर मार्केट में बेचते हो, और क्या नाम है, क्या वो आप डायरेक्ट टैक्स देते हो? नहीं। कोई सर्विस आप खरीदते हो तो डायरेक्ट सरकार से टैक्स देते हो? नहीं। तो ये होता है निगमों पर, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है ना, उन पे ये लगाया जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10वां है बच्चों, अभिकथन कारण का। बड़े ध्यान से देखिएगा। अभिकथन कहता है, एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रकों के द्वारा एक हुए आय स्तर पर एवं एक निश्चित समय अवधि में समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के नियोजित क्रय के कुल मूल्य को समग्र मांग कहता है। अरे सर जी, इतना कठिन? देखो, अभिकथन सिंबल सा क्या कहता है? एक अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रकों के द्वारा दिए हुए आय स्तर पर जब एक ही निश्चित समय अवधि में अंतिम वस्तुओं का और सेवाओं का नियोजित क्रय मूल्य जो है उसको हम समग्र मांग बोलते हैं। कारण क्या होता है? जब आय में परिवर्तन होता है तो इसके फलस्वरूप बचत में परिवर्तन के कारण अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। तो ध्यान से देखो, एक तो समग्र मांग की बात की जा रही है और एक और बचत प्रवृत्ति की मांग की जा रही है। तो क्या बोलेंगे? सर जी बातें दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या नहीं है, क्योंकि समग्र मांग क्यों बढ़ती है ये अगर बताया जाता तो बात अलग होती है ना। तो ये चीजें थी। इसी का इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं यहाँ पे, असेशन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों अभी तक आपने देखा कि किस प्रकार से हमने डिस्कस किए अपने टोटल 10 MCQ क्वेश्चंस विद इन आई थिंक 10 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट में 10 MCQ कंप्लीट, जिसमें से 5-6 मिनट का तो हमारा इंटरव्यू हो गया था। चलो, आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर बी? नहीं, बी तो सजी पार्ट 2 में। अच्छा, 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए रेडी? क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित आंकड़ों से आपको क्या क्या निकालना है? ये आपके आंकड़े दिए गए। ठीक है, क्या क्या निकालना है? राजस्व घाटा निकालना है, राजकोषीय घाटा निकालना है, और प्राथमिक घाटा निकालना है। ओके, अब देखो, जब हम बात करते हैं कि हमें राजस्व घाटा निकालना है, तो ये राजस्व घाटा कैसे निकालते हैं? राजस्व माइनस में राजस्व प्राप्तियां। ओके, तो राजस्व कितना है हमारा? राजस्व जो है टोटल वो कितना है? ये है 100 रुपए। तो हमारा राजस्व कितना है? राजस्व व्यय आ गया हमारा 100 रुपए, और उसके बाद में है राजस्व प्राप्तियां कितनी है? तो प्राप्तियां हैं हमारी 80 रुपए। तो बस 100 में से सीमा निकल दिया गया 20, तो हमारा राजस्व घाटा कितना निकल गया? 20 करोड़। ओके, उसके बाद राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? तो ब्रैकेट में राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस में राजस्व प्राप्तियां और उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहले राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ओके, तो ये रहा हमारा राजस्व व्यय और ये रहा हमारा पूंजीगत व्यय, ये रहा। तो कितना हो जाएगा टोटल? 100 + 100 ये हो गया। फिर राजस्व प्राप्तियां कितनी थी? तो राजस्व प्राप्तियां कितनी हमारी? 80 हैं। उधार को छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां, तो उधार को छोड़कर ये है 95। बस इन सभी को अब हमें जोड़ देना है। तो 100 और 110 हो गए 210। ठीक है, अब 210 में से ये 9, 8, 17, 175 आप निकाल दो तो कितना बचेगा? 35 करोड़। ठीक है, फिर प्राथमिक घाटा कैसे निकालोगे? तो इसमें से राजकोषीय घाटा को घटाना होता है और ब्याज का भुगतान करना होता है। तो राजकोषीय घाटा कितना था? 35 करोड़, और माइनस में हमारा ब्याज भुगतान कितना निकला था? ब्याज भुगतान है हमारा 1 सेकेंड। ओके, अच्छा, ब्याज भुगतान हमारा 10 है, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 25 करोड़। तो ये हमारा प्राथमिक घाटा निकल गया। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों आई होप अब आपका एक क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया होगा।
आगे बात करते हैं इसके इंग्लिश मीडियम में। तो ये आपको यहाँ पे डेटा दे दिया गया है, रिवेन्यू डिफेक्ट हो गया, फिजिकल डिफेक्ट हो गया और प्राइमरी डिफेक्ट हो गया, ये आपको यहाँ पे पढ़ के समझाना है। ओके, ये रहा आपका आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 12, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहली परिभाषा बच्चों, पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होती है और अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है। ठीक है, तो आओ बच्चों बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्ण रोजगार की। इससे अभिप्राय अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो योग्य है तथा प्रचलित मौद्रिक मजदूरी की दर पे काम करने को तैयार है, उसको रोजगार मिल जाता है। देखो, पूर्ण रोजगार का मतलब क्या हो गया कि अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जो है ना किसी भी काम के लिए योग्य है और वो ये चाहता है कि उसे जो है ना नॉर्मली जितना पैसा मजदूरी में मिलता है उतना मिल जाए तो वो काम कर लेगा। तो पूर्ण रोजगार में क्या होता है कि उसको जो नॉर्मल मजदूरी का रेट चल रहा होता है उस हिसाब से उसे काम मिल जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रोजगार, पूर्ण रोजगार। ठीक है, फिर आता है बच्चों ऐच्छिक बेरोजगारी। अब ऐच्छिक बेरोजगारी में क्या होता है, ऐच्छिक बेरोजगारी से प्राय उस स्थिति में है जिसमें बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य उपलब्ध होने के बावजूद भी लोग व्यक्ति कार्य नहीं करते। यानी कि एक तो देखो रोजगार में क्या हो गया कि आपके पास जो भी योग्यता है उस आधार पे मार्केट में आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी पे काम कर सकते हो, तो आपने काम कर लिया। लेकिन अब इसमें क्या होता है ऐच्छिक बेरोजगारी में कि आप कहते हो कि मुझे इतना पैकेज चाहिए नहीं, मुझे थोड़ा और बड़ा पैकेज चाहिए तब मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, फिर अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होती है, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जहां कार्य करने के इच्छुक व योग्य व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन उन्हें इच्छुक हैं लेकिन कार्य नहीं मिल रहा है। तो अनैच्छिक बेरोजगारी क्या हो गई कि वो स्किल्स भी रखते हैं, ठीक है, सारी उनके पास में क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन फिर भी उनको जॉब मिल नहीं रही है। तो ऐच्छिक बेरोजगारी ये हो गई हमारी अनैच्छिक वाली। और ऐच्छिक क्या होती है कि भैया हमें काम ही नहीं करना। अनैच्छिक में क्या होती है, काम तो करना है लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही है ना। दोनों ही टर्म एक दूसरे से बहुत ही कनेक्टेड है। ठीक है, अथवा वाले क्वेश्चन, सरकारी बजट का संतुलन का पुनः आवंटन उद्देश्य समझाइए। तो सरकारी बजट के संसाधनों का पुनः आवंटन का उद्देश्य क्या होता है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, सरकार अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ तथा सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए बजट की सहायता से संसाधनों का पुनः आवंटन करने का प्रयास करती है। ठीक है, साथ ही संसाधनों के पुनः आवंटन के हेतु सरकार जो है वो अलाभदायक क्षेत्रों में निवेश वृद्धि हेतु करों में छूट और आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वो भी हमसे जुड़ सके। ठीक है, सरकार जो है स्वयं भी ऐसी वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन कर सकती है जिनके उत्पादन से निजी क्षेत्र में कोई उनकी रुचि ना हो, है ना। सरकार जो है ये सामाजिक जीवन पर दुष्प्रभाव छोड़ने वाली वस्तुओं के उत्पादन पर कर भार में वृद्धि कर सकती है, जिससे कि क्षेत्र में निवेश होगा ही नहीं। अब निवेश नहीं होगा तो ये चीजें बनेंगी नहीं तो पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें थी। ओके, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि सरकारी बजट वगैरह के बारे में ये था आपका, और ये तीन जो डेफिनेशन थी आपकी इसके बारे में। ओके, चलिए इंग्लिश मीडियम में सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ठीक है, तो फुल में क्या है भैया जी, फिर वॉलेंट्री में क्या है और इनवॉलेंट्री में क्या है, आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट। तो क्या क्या हो सकते हैं आप देख लीजिए, यहाँ पे सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी गई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 में पूछा गया है, जीडीपी एवं कल्याण में प्रत्यक्ष संबंध है परंतु यह संदर्भ कई कारणों से अपूर्ण एवं अधूरा है। कथन के संदर्भ में जीडीपी की आर्थिक कल्याण के सूचक के रूप में सीमाएं लिखिए। देखिए सिंपल सी बात है, देखिए जीडीपी हो गई किसी देश की और वहां का वेलफेयर हो गया, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वी नो वेरी वेल। लेकिन कई सिचुएशंस कई रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये संबंध अधूरा है। तो हमें बताना क्या है, कथन के संदर्भ में जीडीपी की आर्थिक कल्याण हेतु सूचक की सीमाएं बतानी है। ठीक है, अब सीमाओं में सबसे पहली सीमा आती है बच्चों बहामताएं की। ठीक है, अब ये बहामताएं क्या होती हैं, ध्यान से देखो, इससे तात्पर्य व्यक्ति या फर्म के द्वारा की गई उन क्रियाओं से है जिनका बुरा या अच्छा प्रभाव दूसरों पे पड़ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें दंडित या फिर लाभ वगैरह नहीं किया जाता है। ठीक है, अर्थात सबसे पहला क्या हो गया बच्चों, सबसे पहला हो गया बहामताएं। ये क्या होती हैं, ये कुछ ऐसे कार्य होते हैं, ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका असर जो है ना अगर किसी व्यक्ति पे पड़े
तो उसको दंडित नहीं किया जा सकता, नहीं तो लाभ किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी भी फैक्ट्री का धुआं है, ठीक है, तो ये नकारात्मक बहमताएं हो गई, ठीक है, और इसको भी आप बंद नहीं कर सकते हो। फ्लाईओवर का निर्माण हो गया तो ये सकारात्मक बहमताएं हैं, तो आप इसको भी नहीं रोक सकते हो, है ना। तो ये होता है बहमताएं। दूसरा बच्चों जीडीपी की संरचना। यदि जीडीपी में वृद्धि हुई, जीडीपी में वृद्धि युद्ध सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के कारण होती है, तो जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। सिंपल सी बात है। मान लेते अमेरिका में जैसे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो उस टाइम पे अगर उसकी जीडीपी उच्च भी होगी ना, तो भी उसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो उस समय युद्ध सामग्री की उत्पादन में लगी हुई होगी, ठीक है। तो कल्याण तो होगा ही नहीं, वेलफेयर तो फिर चलेगा ही नहीं जब सारा संसाधन युद्ध की तरफ चला गया, है ना। ये चीजें थी। फिर जीडीपी का वितरण आ जाता है। जीडीपी में वृद्धि से कल्याण में वृद्धि नहीं होगी यदि आय का असमान वितरण है। अर्थात अगर जीडीपी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, और कल्याण में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो आय है वो असमान वितरित है। अर्थात अमीर अधिक और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब होते जाएंगे, ठीक है। फिर है बच्चों गैर मौद्रिक लेन देन। तो जीडीपी में कल्याण को बढ़ावा देने वाले गैर मौद्रिक लेन देन को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। और ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। ओके बच्चों, देखो बहुत ही आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया। इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे आप यहाँ पे, ये रहा आपका कंप्लीट क्वेश्चन और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, आप इजीली यहाँ से रीड आउट कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों 4 नंबर के अपने दूसरे क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में पूछा गया है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, इनमें अंतर डिफरेंस की, यानी कि अंतर आपको बताना है। बहुत ही आसान है बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा हिंट आपको दिया था इस बारे में। तो सबसे पहले राजस्व व्यय की बात करते हैं। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं बच्चों जो सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं करते, क्योंकि राजस्व व्यय यानी कि राज्य का पैसा खर्च हो रहा है, तो वो व्यय इसमें उसका लाभ तो है ही नहीं, कुछ भी परिसंपत्तियों में वृद्धि होगी नहीं, है ना। ये सरकार के दायित्व को कम नहीं करते। जैसे सरकार का दायित्व होता है ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, कानूनी व्यवस्था बनाए रखना, तो ये उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये आवृत्ति प्रकृति के होते हैं, यानी कि ये चलते रहते हैं, जैसे कि ब्याज भुगतान, अनुदान, वेतन, पेंशन, तो ये क्या है, ये चलते रहते हैं। फिर है बच्चों पूंजीगत व्यय। अब ये कैसे होते हैं, ये सरकार की परिसंपत्ति में वृद्धि करते हैं। कैसे, सबसे पहला ये लोग विद्यालय के भवनों का एक बार निर्माण करा दिया, फिर वो चला गया एक ही बार में, ठीक है। पुराने ऋण का भुगतान, वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय वगैरह, तो ये सभी पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और सरकार के दायित्व में कभी कमी करते हैं। ये आवृत्ति प्रकृति के नहीं होते हैं, इनकी एक बार बन गया और खर्च हो गया, उसके बाद में ये वापस नहीं लौटेगा। पूरा सर्कल एक बार बनेगा, दूसरी बार चालू भी नहीं होगा, है ना। उदाहरण के लिए विद्यालय भवन का निर्माण, शेयर, भूमि तथा मशीन की खरीद, ये सभी क्या है, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आ जाती है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब इसका अथवा देखो, भुगतान शेष से क्या तात्पर्य है, इसके घटक लिखिए। अब भुगतान शेष से क्या तात्पर्य होता है, तो किसी भी एक टाइम पीरियड में किसी भी देश के सामान्य निवासियों और उस शेष विश्व के बीच समस्त आर्थिक लेन देन को एक विस्तृत एवं विस्तृत विवरण दिया गया है। इसे विदेशी विनिमय दर के वार्षिक अंतः प्रवाह तथा बाहरी जो प्रवाह इसके लेखक के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान से समझो। अब भुगतान शेष के घटक क्या है, तो भुगतान शेष को देखो, घटक से पहले है ना आप थोड़ा और ढंग से समझ लो एक बार। किसी भी एक टाइम पीरियड में, ठीक है ना, किसी भी एक टाइम पीरियड में किसी भी देश के जो सामान्य निवासी हैं और शेष विश्व के बीच का जो समस्त आर्थिक लेन देन है ना, इसका एक विस्तृत एवं वाणिज्य विवरण होता है भुगतान शेष में। इसे विदेशी विनिमय के वार्षिक अंतः प्रवाह और बाहरी प्रवाह के रूप में समझा जा सकता है। अब भुगतान शेष के 2 घटक हैं, एक तो होता है चालू खाता, तो इस खाते में वस्तुओं व सेवाओं की निर्यात और आयात पर चालू अंतरण की परिपाटियां भुगतान के विवरण दर्ज करते हैं, ठीक है। फिर पूंजीगत व्यय क्या होता है, तो इस खाते में, ठीक है, पूंजीगत खाता क्या होता है, इस खाते में परिसंपत्तियों जैसे कि मुद्रा स्टॉक, बंद पत्र आदि, अर्थात किसी अर्थव्यवस्था पर शेष विश्व के बीच परिस्थितियों एवं दायित्वों के स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल होता है। तो चालू खाता क्या है और पूंजीगत खाता क्या है, इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हो बच्चों, ठीक है। ये चीजें थी। अब इसी का इंग्लिश वर्जन देख लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश में पूछा गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो क्या होता है, एंड व्हाट इज मीन बाय द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स व्हाइल इट्स कंपोनेंट्स, यानी कि राइट इट्स कंपोनेंट्स, इस प्रकार से, ठीक है।
तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में आप सारे बच्चे यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हो। और जो एक और वीडियो डाली थी अभी अभी जस्ट कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, इसके दो कॉन्सेप्ट है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से तो बोला कि करंट अकाउंट के बारे में ये पॉइंट है और कैपिटल के बारे में ये है। ओके चलिए, ओके तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं तथा इसके कार्य लिखिए। तो देखो केंद्रीय बैंक क्या होती है, एक देश की बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली में सर्वोच्च संस्था जो देश के मौद्रिक बैंकिंग ढांचे का संचालन करे, नियंत्रण करे, निर्देशन करे, नियमन करती हो तथा देश के हित में मौद्रिक नीति का निर्माण करे। ठीक है, सबसे पहली बात, भारत में केंद्रीय बैंक का एग्जाम्पल कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की सबसे सर्वोच्च संस्था है लाइक आरबीआई। ठीक है, जो कि देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का संचालन, नियंत्रण, निर्देशन और नियमन करती है। साथ ही अगर देश के हित में मौद्रिक नीति बनानी है तो भी यही बना देती है। ठीक है, अब इसके कार्य क्या होते हैं बच्चों केंद्रीय बैंक के। तो सबसे पहला, केंद्रीय बैंक नोट निर्गमन का इसके पास एकाधिकार है, अर्थात वैधानिक मुद्रा यही जारी करती है। ठीक है, ये सरकारों का बैंकर होता है, अभिकर्ताओं का एवं सलाहकारों के लिए जरूरी होता है। ये बैंकों का बैंक है, साथ ही पर्यवेक्षक भी अपने नीचे से के लिए। ठीक है, विदेशी मुद्रा का एकमात्र संग्राहक और संरक्षक है, साख नियंत्रण के 4 क्रेडिट्स में आ जाते हैं। इस प्रकार से ये पॉइंट है। ठीक है, तो आई होप अब आपका यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा केंद्रीय बैंक वगैरह के बारे में। हाँ ये रहा देखो। ठीक है, चलिए अब इंग्लिश में देख लेंगे आप सभी। व्हाट इज द सेंट्रल बैंक एंड राइट द फंक्शंस। तो सेंट्रल बैंक क्या है और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। देखो सेंट्रल बैंक ये हो जाएगी और इसके फंक्शंस जो है ना वो आपको कुछ प्रकार से लिख देने। ठीक है, चलिए देखिए वॉइस अभी थोड़ी धीरे आ रही होगी क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो मैं सुबह सुबह बना रहा हूँ। कब, 4:30 हो रहे हैं और अभी तक एक भी छोटी सी नैप भी नहीं ली मैंने, तो काफ़ी थोड़ी स्लो वॉइस आ रही होगी, उसको इग्नोर करते हुए आप जो पॉइंट समझा रहा हूँ ना उस पर बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलो अब बारी आ जाती है हमारे 6 नंबर वाले क्वेश्चन की। अब 6 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, दिए बचत वक्र से उपभोग वक्र प्राप्त करने में लिए जाने वाले चरण लिखिए, रेखा चित्र का प्रयोग करें। ठीक है, तो दिए बचत वक्र से उपभोग वक्र प्राप्त करने के लिए चरण, तो देख सकते हैं दिए बचत वक्र मतलब दिए बचत वक्र दिया गया है, इस वक्र के आधार पर उपभोग फलन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरण है। अब क्या क्या चरण है बच्चों, ध्यान से देखो। सर्वप्रथम मूल बिंदु से गुजरती हुई 45 डिग्री रेखा का निर्माण कीजिए। ठीक है, अब देखो मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु हमारा ये वाई और ये हमारा एक वाई से कटा हुआ ये एक्स अक्ष पे। ठीक है ना, ये वाला। तो अब हमें क्या करना था, अब हमें मूल बिंदु से एक 45 डिग्री का रेखा का निर्माण करना। ठीक है, तो 45 डिग्री का रेखा का निर्माण हमारा यहाँ पहुंच गया, ये हो गया 45 डिग्री। फिर वाई अक्ष को धनात्मक भाग पर OS1, ठीक है, OS1 बराबर लीजिए जो कि उपभोग वक्र का प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, और जो पॉइंट दिए गए हैं बच्चों आप इजीली यहाँ से इसको पढ़ लो। 6 नंबर में आपको इस प्रकार से इसको समझा देना है। ठीक है, इंग्लिश में राइट स्टेप टू फॉलो इन ड्राइविंग ड्राइविंग बाय द कंजप्शन कर्व फ्रॉम द गिवन सेविंग कर्व, यूज अ डायग्राम। तो कैसे करोगे ये देख लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर है हमारा 17, नम्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे किया जा सकता है। किसकी बात हो रही है, नम्य विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है तथा गुण लिखिए। तो आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं। नम्य विनिमय दर प्रणाली, नम्य विनिमय दर प्रणाली इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। सिंपल सा दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि संतुलन विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग तथा उसकी पूर्ति के आधार पर होता है। ठीक है, अब विदेशी विनिमय की मांग तथा विनिमय दर में विपरीत संबंध होता है, अर्थात विदेशी विनिमय की अगर मांग हो रही है तो जो विनिमय दर है इसमें अलग अलग क्या नाम है संबंध होगा। इसीलिए विदेशी विनिमय की मांग वक्र ऋणात्मक ढाल की होती है और विदेशी विनिमय की पूर्ति तथा विनिमय दर धनात्मक का संबंध होता है। इसीलिए विदेशी विनिमय की पूर्ति वक्र ढाल की होती है। दोनों वक्रों के अंतःक्रिया संतुलन जो है ये विनिमय द्वारा निर्धारित हो जाती है। ठीक है, अब बारी आती है कि इसके गुण क्या है।
नम्य विनिमय दर प्रणाली के। तो सबसे पहला गुण है विदेशी मुद्राओं के भंडार की आवश्यकता नहीं, यानी कि सबसे पहला गुण क्या हो गया कि हमें विदेशी मुद्राओं के भंडार की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन करना, ठीक है। भुगतान संतुलन खाते में स्वतः समायोजन करना, व्यापार और पूंजी के आवागमन में आने वाली रुकावटों को दूर करना, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसी का अथवा वाले क्वेश्चन देखो बच्चों, व्यय विधि के चरण लिखिए। तो व्यय विधि जो है ना बहुत ही सिंपल सी है भाई। तो व्यय विधि के चरण में सबसे पहले आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालोगे, तो बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी स्मॉल में, ठीक है। इसमें निजी अंतिम उपयोग प्लस सरकारी अंतिम उपयोग प्लस में सरकारी घरेलू पूंजी का निर्माण और प्लस में आपका ये, तब जाके आपका ये प्रथम चरण पूरा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपका द्वितीय चरण है, फिर आपका ये तृतीय है, चतुर्थ है। इस प्रकार से आप इन सभी को देख सकते हो बच्चों, ठीक है। फाइनली अब हमारा आज का ये पेपर हो चुका है कंप्लीट। जिस भी बच्चे ने अगर अभी तक सैंपल पेपर नंबर जो 1 है ना उसकी एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो बच्चे एक ऐसी प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पूरे के पूरे 3-4 पेपर के वीडियोस मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको मैं आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप यहाँ से चेकआउट कर लेना, उसमें सारे पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के यहाँ से देख लीजिए, हाउ इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमिनेट एंड राइट्स द मेरिट्स। तो देख सकते हैं ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट। फिर उसके बाद में तो आपको पता ही है कि आपका दोस्त जो है जहाँ पे रहता है, तो मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सचेंज रेट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये चीजें थी। आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। राइट द स्टेप्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या मेथड है इसका। ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके बच्चों, चलिए तो इस तरीके से हमारा आज का ये सेशन हो गया है कंप्लीट। अब ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके क्लास 12th के अपने आने वाले इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के कल, दैट मीन्स कि 19 मार्च 2025 के बोर्ड के एग्जाम के लिए जो सेकंड सैंपल पेपर है, इसके पार्ट 1 को यहाँ पे कंप्लीटली सॉल्व करके समझ लिया है, ठीक है। अब जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पार्ट 2 डिस्कशन कर लेंगे और पार्ट 2 की वीडियो में आपको खंड खास समझाऊंगा पूरा का पूरा भारतीय आर्थिक विकास का, ठीक है बच्चों। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझाए गए हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो आप उतने ही टाइम की जो वीडियो है उसको रिप्ले करके जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ गए हैं और टॉपर स्टडी पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए बच्चों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को पाने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे पार्ट 2 की वीडियो में। अगेन आप सभी को आपके इकोनॉमिक्स के बोर्ड के एग्जाम के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।